हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे टारगेट का चौथा दिन। तो आज की शुरुआत हम करेंगे कुछ अच्छे शब्दों से। तो चाणक्य का एक कथन है जिसमें चाणक्य जी कहते हैं कि कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से हमें 3 प्रश्न करने चाहिए। कौन कौन से प्रश्न हैं वो? मैं यह क्यों कर रही हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं इसमें सफल हो भी पाऊँगी कि नहीं। जब इन तीनों प्रश्नों को गहराई से सोचने के बाद इसका संतोषजनक उत्तर हमें प्राप्त हो जाए तभी हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो चाणक्य जी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज अपनी क्लास 7 की एनसीईआरटी की शॉर्ट नोट दिखा रही हूँ, जिसे मैं पढ़ चुकी हूँ। और ये शॉर्ट्स नोट मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है, जिसमें देखिए कक्षा 7 इतिहास। तो उसका पहला पॉइंट क्या है? 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा क्या है इसका पॉइंट? दूसरा पॉइंट इसका है अभिलेखागार क्या होता है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है वो अभिलेखागार होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर्यावास को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को ही क्या कहते हैं? पर्यावास कहते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए क्या लिखा है? चोल कांस्य प्रतिमाएँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो कांस्य की प्रतिमाएँ किस काल की कांस्य की प्रतिमाएँ विश्व में प्रसिद्ध हैं? तो चोल काल की। उसके बाद आगे चोल साम्राज्य के बारे में बताया गया। चोल साम्राज्य के किसानों की बस्तियाँ उद कहलाती थी तथा गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था। आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, नाडू कहा जाता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए सेक्स वाला। नगरम क्या होता था? व्यापारियों का संघ होता था। उसके बाद ऐसे ही आगे देखिए 7वां पॉइंट क्या है? तोमर अनंगपाल जिनका कार्यकाल कब से था? 1130 से लेकर 1145 तक था। उसके बाद चौहान जिसके प्रमुख शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। तो इनका कार्यकाल कब से था? 1175 से लेकर 1192 तक। तो इस तरीके से देखिए हमारा पॉइंट बढ़ता जा रहा है। 8वां यहाँ पे बताया गया है कि गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश कब से कब तक? 1290 से लेकर 1320 तक। फिर तुगलक वंश आता है, वो 1320 से लेकर 1414 तक। फिर सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक है। फिर लोधी वंश आता है। लोधी वंश कब से है? 1451 से लेकर 1526 तक। तो आप एक बार इस वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिए और अच्छे से सारे पॉइंट्स को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि अब मैं एक एक पॉइंट्स पढ़ के बता नहीं पाऊँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है उससे। देखिए जैसे 15वां पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है? गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। तो बंदगा किसे कहते थे? तो गुलामों को। अभी पिछली बार पेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जो कि एनसीईआरटी से था कि जो अकबर के जिल्द थे, जो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था उसको 3 जिल्दों में लिखा था ना, पहली जिल्द, दूसरी जिल्द और तीसरी जिल्द। तो पहली जिल्द में उन्होंने, उसमें क्वेश्चन क्या था पेट के एग्जाम में कि अकबर के प्रशासन के बारे में वर्णन कौन से जिल्द में मिलता है? तो वो तीसरी जिल्द में मिलता है। तो पहली जिल्द में क्या है? अकबर के पूर्वजों के का बयान दिया हुआ है उसमें। दूसरी जिल्द में अकबर के प्रशासन की घटनाओं के बारे में बताया गया है। और तीसरी जिल्द में अकबर के प्रशासन के बारे में। इसी तरह देखिए हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। 20 पॉइंट तक यहाँ पे होता है। फिर नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अगर आप अपनी शॉर्ट नोट बनाने में असमर्थ हैं तो आप मेरी इस वीडियो को रोक करके इस नोट को देख करके चाहे तो खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे 21वां पॉइंट देखिए क्या है? रानी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावत जी ने किया था। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। चोल राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर का वास्तुकार कुंजर मल्लम राजा राज पेरुथचन ने किया था। हुंडी क्या होता था? हुंडी है एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी, तो उसे हुंडी कहते थे। यहाँ देखिए मैं एक बार इस वीडियो को क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही मेरा 30.31, 32, 33 मीराबाई के गुरु कौन थे? किसकी अनुयायी थी वो? तो रविदास की अनुयायी थी वो। और बसोहली क्या होता है? बसोहली हिमाचल प्रदेश की एक शैली है। यहाँ पे देखिए हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं नीचे दिए हुए। कथक उत्तर प्रदेश का है। बाकी ये देख लीजिए 37 पॉइंट जो क्या कह रहा है हमारा। सवाई जय सिंह अंबोर के शासक थे, ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में इन 4 जगहों पे खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है 35 क्या लिखा हुआ? मुगलों के पतन का कारण। सोचिए ये इतनी मतलब इंपॉर्टेंट बात क्लास 7 की हिस्ट्री में आपकी दी हुई है। हम एक बार पढ़ते हैं तो फिर शायद एक बार पढ़ने पे तो हमें नहीं समझ में आएगा कौन सी चीज़ें जरूरी हैं। कम से कम 2 से 3 बार हमें ये पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें शॉर्ट नोट अपनी बना लेनी चाहिए ताकि तीसरी बार हमें बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत ना हो और हम इसे अपने शॉर्ट नोट के माध्यम से पढ़ लें। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैंने लिखा है मुगलों के पतन के कारण क्या क्या थे। तो पहला कारण यहाँ पे है औरंगजेब का अत्यधिक युद्ध और वित्तीय संसाधनों का खर्च करना। दूसरा है उत्तराधिकारियों की कमी की कार्य में कुशलता में कमी उनकी, सही बात है। तीसरा है सूबेदारों का सुदृढ़ नियंत्रण। अब धीरे धीरे सूबेदार अपने आप को स्वतंत्र करने लगे थे। चौथा क्या है? किसान विद्रोह भी इस टाइम में होने लगा था उत्तरी भागों में, भारत के उत्तरी भागों में। 5वां है नादिर शाह का आक्रमण, जो कि एक बहुत बड़ी विफलता थी। तो इस तरीके से मेरी हम लोग की क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक खत्म होती है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने इसमें लिख दिए हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ और चाहिए तो इसको रोक करके इसकी कॉपी में इसको अपनी शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इसको देखिए, मुझे भी विशेष देते रहिए, गुड विशेष। थैंक यू।